अब बात करेंगे अमेरिका के मारूफ मैगजीन न्यूयॉर्कर की उस तफसीली स्टोरी की जिसका उन्वान था ब्लड एंड सॉइल इन नरेंद्र मोदीज इंडिया, जिसने बीजेपी की सियासत को बेनकाब कर दिया। इस स्टोरी में कई वाकयात और हकाइक सामने लाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 1990 में एक सीनियर बीजेपी रहनुमा एल.के. अडवाणी ने बाबरी मस्जिद को गिराकर उसकी जगह मंदिर बनाने का नारा लगाया। अपने इस नारे को मकबूल बनाने के लिए उन्होंने 2 महीने के लिए पूरे इंडिया का सफर किया, जिसे राम रथ यात्रा का नाम दिया गया। अडवाणी रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में तकारीर करते, लोगों को इश्तियाल दिलाते कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के हक में उनके लिए पसंदीदगी दिखाती है। इस सब के नतीजे में भारत में फिरका वाराना फसादात हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। अयोध्या पहुंचने से पहले अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बीजेपी के कारकुन बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ते रहे और रास्ते में सपोर्ट और फंड्स दोनों इकट्ठे करते रहे। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस की क़यादत में एक हुजूम कुल्हाड़ियाँ और हथौड़े लेकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और रात तक पूरी इमारत को तबाह कर दिया। मस्जिद को मस्मार करने से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, मगर आरएसएस को इस सब का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। उसकी मेंबरशिप में बेपनाह इजाफा होने लगा और सिर्फ 2 सीटें रखने वाली बीजेपी 1996 के इंतखाबात के बाद मुल्क की सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली जमात बनकर सामने आई। बाबरी मस्जिद से जुड़े इस सारे फसाद में एक बहुत नामवर भारतीय दानिश्वर आशीष नंदी ने आरएसएस के मेंबर्स के साथ इंटरव्यूज़ की एक पूरी सीरीज़ की। एक तरबियत याफ्ता माहिर नफ्सियात के तौर पर वो हिंदू कौम परस्तों की जहनीत को समझना चाहते थे। जिन लोगों के इंटरव्यूज़ उन्होंने किए उनमें एक बहुत कम मकबूलियत रखने वाले नरेंद्र मोदी भी थे। आशीष नंदी के मुताबिक उन्होंने नरेंद्र मोदी में एक आमराना शख्सियत की खुसूसियात देखी, उनमें एक कट्टरपन और सख्ती देखी। उनके बकौल मोदी ने एक तसव्वुराती कहानी बताई कि कैसे भारत दुनिया की साजिशों का टारगेट है, जिस साजिश में भारत का हर मुसलमान मुमकिना तौर पर शामिल है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने वाले माहिर नफ्सियात के मुताबिक मोदी हर लिहाज से एक फाशिस्ट हैं, और ये मैं उनकी बुराई करने के लिए नहीं बल्कि उनकी शख्सियत की तशखीस के तौर पर कह रहा हूँ। आर्टिकल में आगे मज़ीद लिखा है कि साल गुजरते गए, फिर 27 फरवरी 2002 को एक मुसाफिर ट्रेन को गोधरा में रोका गया, जो कि गुजरात का मशहूर शहर है। ये ट्रेन अयोध्या से आ रही थी। बहुत से मुसाफिर वो जगह देखने और वहाँ मंदिर की तामीर के हक में आवाज़ उठाने गए थे जहाँ बाबरी मस्जिद को मस्मार किया गया था। इन मुसाफिरों में से अक्सरियत का ताल्लुक वीएचपी से था, जो कि आरएसएस का एक मजहबी विंग है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो हिंदू और मुसलमान मुसाफिर आपस में जुमले कसने लगे। जब जुमलेबाजी बढ़ गई तो चीज़ें बेचने वाले किसी एक शख्स ने, जो कि मुमकिन तौर पर मुसलमान हो सकता है, जलती हुई आग ट्रेन की तरफ उछाल दी। आग फैलने से मुसाफिर अंदर फंस गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आग और फैल गई और 58 अफराद दम घुटने और जलने से मारे गए। जैसे ही यह खबर फैली तो वहाँ की हुकूमत ने आरएसएस के कारकुनों को इजाज़त दी कि वो लाशों को लेकर पूरे अहमदाबाद शहर में मुजाहरे करें, जिसके नतीजे में लोग मुश्तइल हुए और मुसलमानों पर पूरी रियासत में हमले शुरू हो गए। हिंदू मुजाहिरीन के जत्थे गलियों में निकल आए और नारे लगाने लगे कि मुसलमानों से बदला लो और उन्हें ज़िबाह कर दो। चशमदीद गवाहों के मुताबिक एहतजाज करने वालों ने हामला खवातीन को मार डाला, गैंग रेप किए, एक मुसलमान लड़के को ज़बरदस्ती पेट्रोल पिलाया और फिर माचिस मुंह में डाल दी। एहसान जाफरी, जो उस वक्त एक बुजुर्ग कांग्रेसी रहनुमा थे, उन्हें बरहना हालत में शहर भर में घुमाया गया और फिर उन्हें भी आग लगा दी गई। अखबार के मुताबिक इन मुजाहिरों का सबसे भयानक पहलू यह है कि ये ज़्यादातर खुद इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने प्लान किए थे। बंदूकों और तलवारों से लैस आरएसएस के लोग बाकायदा वोटर लिस्टों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एड्रेसेस के साथ मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमले करते रहे। अखबार के मुताबिक उस वक्त गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी थे, जिन्हें वजीर आला बने 5 माह ही हुए थे। जैसे ही मुजाहिरों में शिद्दत आती गई, मोदी इंतजामिया गायब होती गई। इंडियन फौज को गुजरात में ज़रूर तलब किया गया, मगर फौजियों को मुजाहिरे रोकने के बजाय बैरिक्स में ही रोके रखा गया और मुजाहिरे फैलते चले गए। गुजरात के बहुत से इलाकों में पुलिस न सिर्फ तमाशाई की तरह सब कुछ देखती रही, बल्कि मुतादिद इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि खुद पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ मुजाहिरों और कार्रवाइयों का हिस्सा बन गई। जब ये मुजाहिरे शुरू हुए तो राहुल शर्मा गुजरात के जिला भावनगर में सीनियर पुलिस ऑफिसर और इंचार्ज थे, जहां 70,000 मुसलमान रहते हैं। बाद में उन्होंने अपने हल्फिया बयान में बताया कि उन्हें मुजाहिरे रोकने के लिए हुकूमत से कोई अहकामात नहीं दिए गए। मुजाहिरों के चौथे दिन हज़ारों अफराद का मजमा एक मदरसे के बाहर जमा हो गया, जिसमें 400 बच्चे थे। मुजाहिरीन के हाथों में तलवारें और आग लगाने के लिए मिशलें थीं। पुलिस अफसर राहुल शर्मा के मुताबिक ये मजमा बहुत मुनज़्ज़म था और वो बच्चों को मारे जा रहा था। ये सब रोकने के लिए उन्होंने हवाई फायर किए, मगर कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने पुलिस के जवानों को मुजाहिरीन को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल का हुक्म दे दिया, जिससे मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए।
2 लोग मारे भी गए मगर बच्चों को महफूज कर लिया गया। यहाँ राहुल शर्मा ने बच्चों को बचा लिया मगर दीगर इलाकों में बगैर किसी रुकावट के जलाओ घेराव होता रहा और राहुल शर्मा को बजाय इसके कि हीरो के तौर पर नवाजा जाता, उनका तबादला कर दिया गया और उन्हें दफ्तरी काम पर लगा दिया गया। उस वक्त बाबरी मस्जिद की तबाही का आगाज करने वाले एल.के. अडवाणी वजीर दाखिला बन चुके थे। उन्होंने राहुल शर्मा को कहा कि तुम्हारी वजह से बहुत से हिंदू मारे गए हैं। बहरहाल 3 माह तक ये मुजाहिरे और कार्रवाइयाँ चलती रहीं। जब ये ख़त्म हुए तो 2000 लोग मारे जा चुके थे और 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके थे। गुजरात का लिसानी जोग्राफिया ही तब्दील हो चुका था। अब बहुत से मुसलमान वहाँ अहमदाबाद में कच्ची आबादियों में रहते हैं जहाँ बारिशों में पानी और बदबू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मगर इस सब के बाद मोदी हुकूमत ने हज़ारों बेघर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और जब मोदी से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये रिलीफ कैंप्स तो दरअसल बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। जो लोग बच्चे पैदा करके तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं उन्हें सबक सिखाना चाहिए। कुछ हिंदू मुजाहिरीन को गिरफ्तार ज़रूर किया गया मगर चंद दर्जन ही मुजरिम करार पाए। सिर्फ माया कोदनानी वो वाहिद वज़ीर थीं जिन्हें कत्ल, इक़दाम कत्ल और कत्ल की साजिश पर सज़ा हुई। मगर जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्हें भी तमाम इल्ज़ामात से क्लीन चिट दे दी गई। बाद में होने वाली तहकीकात से शवाहिद सामने आ गए कि मोदी की गुजरात हुकूमत की मर्जी से मुजाहिरे हुए। इन सब मुजाहिरों के दौरान एक सीनियर सरकारी अफसर हर्ष मंदिर के मुताबिक वो गुजरात गए और देखकर हैरान रह गए कि बहुत से हुकूमती अफसरान कत्ले आम में खुद हिस्सा ले रहे थे। कुछ ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि मुजाहिरे शुरू करने का फैसला ही नरेंद्र मोदी का था। काबीना के एक वजीर हरीन पंड्या ने हल्फन ये बयान दिया कि जिस रात ये मुजाहिरे हुए उसी रात नरेंद्र मोदी के घर उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी जिसमें मोदी ने पुलिस के सीनियर एहलकारों को ये हिदायत दी थी कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो और रास्ते में मत आओ। एक पुलिस अफसर जिनका नाम संजीव भट्ट है, उनका कहना है कि मुजाहिरों की रात नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। मगर जैसे ही पुलिस अफसर संजीव भट्ट ने यह इल्ज़ाम लगाया तो उन पर एक मुलजिम की हिरासत में मौत का मुकदमा बना दिया गया और ये वो केस था जो 20 साल पुराना था, फाइलों में पड़ा हुआ था। मगर मोदी के खिलाफ बोलने के बाद 20 साल पुराना केस ऊपर आ गया और 2003 में काबीना के वजीर हरेन पांड्या जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया था वो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। उनकी बीवी ने अपने शौहर की मौत को एक सियासी कत्ल करार दिया। इन सब मुजाहिरों के बाद नरेंद्र मोदी पर अमेरिका और बरतानिया ने दाखिले पर ही पाबंदी लगा दी। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने मोदी पर तनकीद की और जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गए तो उन्होंने अपनी हार की वजह भी नरेंद्र मोदी को करार दिया। मगर गुजरात में नरेंद्र मोदी को सियासी फ़ायदा हुआ बजाय इसके कि मोदी अपनी इस्लाह करते। उन्होंने हिंदुइज्म की सियासत को आगे बढ़ाया जिस पर उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली। मोदी मुसलमानों के खिलाफ अक्सर बराह रास्त नहीं बल्कि इशारों में बात करते, तकारीर में मुसलमानों को तरक्की में रुकावट करार देते। गुजरात में मोदी उभर रहे थे मगर भारत के दीगर इलाकों में बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा था जिससे मोदी का इंतहा पसंद धरना पार्टी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। उनका इमेज एक प्रो बिजनेसमैन के तौर पर बनाया गया जो मुआशी तरक्की लाएगा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तहकीकाती टीम ने गुजरात के कत्ले आम में नरेंद्र मोदी को तमाम इल्ज़ामात से शवाहिद ना होने की वजह बताकर बरी कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस पर एक सियासी फैसला होने का इल्ज़ाम लगाया। 2007 में CNN-IBN चैनल पर एक इंटरव्यू में सहाफ़ी करण थापर ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में कत्ले आम का अफसोस है तो नरेंद्र मोदी से कोई जवाब नहीं बन पाया। आखिर में वो इंटरव्यू छोड़ गए। I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. Yeah. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here happy and thankful to you and continue this. It's okay. Your things are आपके ideas हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let you enjoy. But Modi साहब, Modi साहब,
करण देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम सेइंग व्हाई कांट यू करेक्ट द इमेज। फिर 2013 में जब एक और रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में मुसलमानों के मारे जाने का अफसोस है, तो उन्होंने कहा कि जब कोई गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाए तो भी अफसोस होता है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ या नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। मारूफ भारतीय तहकीकाती सहाफ़ी राना अयूब ने भारतीय जरीदे तहलका के लिए 2010 में मोदी के करीब तरीन मुशीर अमित शाह की सनसनीखेज कहानी बयान की। अमित शाह ने गुजरात के वज़ीर आला के लिए नरेंद्र मोदी के इंतखाब में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था और फिर उन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया गया। सहाफ़ी राना अयूब 5 साल पुराने एक केस की तहकीकात कर रही थी जिसमें पुलिस ने यह दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे दहशतगर्द को मार दिया है जिसे पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को कत्ल करने के लिए भेजा था। उस वक्त अफवाहें गर्म हो गईं कि पुलिस मुल्जिमान का इनकाउंटर करके उन्हें ऐसा मुसलमान दहशतगर्द करार देकर हीरो बन रही है जो नरेंद्र मोदी को कत्ल करना चाहते थे, और इस तरह पुलिस अपने इनकाउंटर को छुपा रही है। मगर गुजरात में नरेंद्र मोदी की साख को इससे बहुत फ़ायदा हुआ और गुजरात मुजाहिरों के बाद नरेंद्र मोदी को हिंदुओं को दिफा करने वाले के तौर पर देखा गया। मगर बाद में ये पता चला कि सोहराबुद्दीन शेख, जिस पर ये इल्ज़ाम लगाकर पुलिस ने उसे मार दिया था कि वो एक दहशतगर्द था और उसे पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को मारने के लिए भेजा था, वो तो असल में एक भत्ताखोर था। उसका साथी और बीवी गवाहों के तौर पर सामने आ गए, मगर कुछ दिन बाद उसकी बीवी को कत्ल करके जला दिया गया और 1 साल के बाद उसके साथी को पुलिस की कस्टडी में कत्ल कर दिया गया। सहाफ़ी राना अयूब को एक पुलिस एहलकार ने बताया कि इस सब में नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह मुलव्विस हैं। फिर वो पुलिस अफसर सहाफ़ी राना अयूब से कब्रिस्तान में रात 3 बजे मिला और गुलदस्ते में छुपी एक सीडी उन्हें दी जिसमें अमित शाह का 6 साल का पुराना टेलीफोन रिकॉर्ड मौजूद था। उनके फ़ोन से की जाने वाली कॉल्स और लोकेशन का पूरा रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड से पता चला कि जिन पुलिस अफसरों ने सोहराबुद्दीन शेख और उसके साथी को मारा था वो अमित शाह के साथ मुसलसल राब्ते में थे। सहाफ़ी राना अयूब की इस रिपोर्ट के बाद भारत में तहलका मच गया। वफाकी इदारों ने उनसे अमित शाह के फ़ोन रिकॉर्ड की सीडी मांगी जो उन्होंने फराहम कर दी और चंद हफ्तों में अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और इल्ज़ाम था कत्ल और भत्ताखोरी का, यानी वही भत्ताखोरी का इल्ज़ाम अमित शाह पर लग गया जिसमें सोहराबुद्दीन शेख मुलव्विस था, मगर उस पर पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए दहशतगर्द का इल्जाम लगाकर पुलिस ने उसे मार दिया था, जिसमें राजस्थान के वजीर दाखिला समेत 20 से ज़ायद ऑफिशियल्स शामिल थे जो मुख्तलिफ अफराद के कत्ल में मुलव्विस थे। फिर सहाफ़ी राना अयूब को पता चला कि अमित शाह इस सब का करता धरता नहीं है। उन्हें उनकी पुलिस सोर्स ने बताया कि पुलिस पर शदीद दबाव है कि अमित शाह के खिलाफ तहकीकात रोक दे और वफाकी तहकीकाती इदारों से सारा रिकॉर्ड छुपा ले, यानी कोई और ताकतवर है जो अमित शाह के जराइम पर पर्दा डालना चाहता है। फिर शवाहिद नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते रहे, मगर जैसे जैसे शवाहिद मोदी के गिर्द घेरा तंग कर रहे थे, नरेंद्र मोदी सियासी तौर पर मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे थे। 2007 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वजीर आला के लिए दोबारा इंतखाब लड़ने गए तो उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के रहनुमाओं को ताना दिया कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी इनका इनकाउंटर कराता है और उसने सोहराबुद्दीन को मरवाया है, तो अवाम बताए कि मैं सोहराबुद्दीन के साथ और क्या करूं, जिस पर जलसे में अवाम ने चिल्लाकर कहा मार दो मार दो। आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ताकतवर हो गए और 2012 में वो बीजेपी के सबसे नुमायां लीडर बन गए और लगने लगा कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन सकते हैं। मोदी खुद को एक विजनरी लीडर के तौर पर पेश करने लगे जिसने गुजरात की मईशत बदल दी। भारतीय सहाफ़ी प्रसाद के मुताबिक ये दावे एक तसव्वुराती और ख़याली अफसाना थे। नरेंद्र मोदी अपना इमेज बदलने की कोशिशों में मगरबी दुनिया में भी कामयाब हो गए। मगरबी मीडिया मस्बत अंदाज में उनके बारे में बात करने लगा। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खामोशी से उनके अमरीका दाखिले पर पाबंदी हटा दी और उनसे मुलाकात भी की, फिर भारत का दौरा भी किया। 2013 में इख्तिदार में आने के कुछ अरसे के बाद सोहराबुद्दीन केस जिसमें मोदी के करीबी साथी अमित शाह मुलव्विस थे, उस पर तहकीकात रोक दी गई। 2014 में तो अमित शाह ने अदालती पेशियों में आना भी छोड़ दिया और जब जज ने अमित शाह को पेश होने का हुक्म दिया तो जज का ही तबादला कर दिया गया। दूसरे जज ने भी शिकायत की कि अमित शाह तो अदालत में पेश ही नहीं होते और फिर उन जज लोया ने अपनी दोस्तों और घर वालों को बताया कि इन पर अमित शाह के खिलाफ केस ख़त्म करने का भरपूर दबाव है और बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने केस ख़त्म करने के लिए उन्हें $16 मिलियन की ऑफ़र की है। फिर वो जज लोया पुरस्कार अंदाज में मुर्दा पाए गए। रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक बताया गया, मगर मारूफ भारतीय जरीदे द कैरावान के मुताबिक
रिपोर्ट्स में गलत बयानी की गई थी। जज की लाश भी खानदान को हुकूमत ने नहीं बल्कि आरएसएस के मेंबर ने दी थी और वो खून में लथपथ थी। जज लोया की फैमिली ने मौत की तहकीकात का मुतालबा किया मगर तहकीकात ना हो सकी। फिर अमित शाह का केस एक तीसरे जज एमबी गोसावी को दिया गया, जिसने 1 महीने से भी कम के अरसे में अमित शाह को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। जबकि बाकी मुल्जिमान के ट्रायल की बारी आई तो गवाह मुकर गए। 92 गवाह प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हो गए। जिस अफसर ने अमित शाह के खिलाफ तहकीकात की उनका तबादला कर दिया गया। जब उस अफसर ने जल्द रिटायरमेंट की दरख्वास्त की तो उसे मुअत्तल कर दिया गया। और जब तक अमित शाह बरी हुए तो उस वक्त नरेंद्र मोदी उन्हें बीजेपी का सदर और अपनी मखलूत हुकूमत का चेयरमैन बना चुके थे, यानी मुल्क का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स बना चुके थे।